लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि आखिर लोकतंत्र, जिसके बारे में हमने देखा, लोकतंत्र का अर्थ देखा और लोकतंत्र के जो विभिन्न प्रकार थे या विभिन्न रूप थे, उन रूपों के बारे में अध्ययन किया था। चाहे वो राजनीतिक लोकतंत्र हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, आदि उन सभी लोकतंत्रों के बारे में हमने बात की थी। और अब हम बात करेंगे इसके अंदर लोकतंत्र की आखिर विशेषताएं क्या है। उन विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा सा इसमें जानेंगे कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हम इसमें देखेंगे जनता का शासन है। जनता मतलब लोग, वही उनका शासन है। तो इसमें क्या होगा कि शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। यह ध्यान रखना किसका है, संपूर्ण जनता का शासन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये शासन किसी नस्ल का नहीं है, किसी भाषा वाले समूह, किसी नस्ल विशेष के लोगों का समूह नहीं है, किसी भाषा विशेष के लोगों का शासन नहीं है, किसी संस्कृति विशेष के लोगों का साधन नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लोगों का ये साधन नहीं है, या किसी जाति या किसी धर्म विशेष का ये शासन नहीं है। ये उस राज्य के क्षेत्र में रहने वाली संपूर्ण जनता का क्या है, शासन है। चाहे वो जनता किसी भी भाषा, धर्म, नस्ल, संस्कृति या वर्ग विशेष से संबंधित हो, उन सभी का क्या है, लोकतंत्र एक शासन है। यह जनता का अर्थ है संपूर्ण जन समूह व प्रत्येक व्यक्ति से है जो उस राज्य क्षेत्र के अंदर क्या करता है, निवास करता है। उस जनता का यहाँ पर बात की गई है। तो इस प्रकार ये शासन किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। ऐसा आता 4 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसमें से 5 विशेषताएं आप, इसमें से कम 4 विशेषताएं आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि उसमें 4 विशेषताएं पूछी जाती हैं। दूसरी है ये जनता द्वारा निर्मित। पहला हमने क्या पढ़ा कि जनता का शासन है, अब जनता द्वारा निर्मित। दूसरा हो गया जनता द्वारा निर्मित, यानी इस शासन का निर्माण जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का निर्माण किसने किया है, लोकतंत्र का निर्माण ही जनता करती है, क्योंकि लोक का मतलब क्या, जनता ही होता है। तो जनता इसका कैसे निर्माण करती है कि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। यानी जनता क्या करती है, जनता क्या करती है, चुनावों के समय जनता मतदान करती है, मतदान में भाग लेकर के क्या करती है, मतदान करती है, और मतदान के द्वारा वो योग्य प्रतिनिधियों का क्या करती है, चुनाव करती है। जनता क्या करती है, अपने जो प्रतिनिधि चुनती है, किसके माध्यम से चुनती है, चुनाव के माध्यम से, मतदान करके चुनती है जनता प्रतिनिधि। और इस तरीके से जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके उन प्रतिनिधियों को कहाँ भेजती है, संसद में भेजती है, या जो भी विधानसभा या जो भी विधायिका होती है उस विधायिका के अंदर भेजती है, और वे प्रतिनिधि मिलकर के क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। यानी हम ऐसे समझे जैसे यहाँ जनता है, अब जनता ने क्या कर दिया, जनता ने प्रतिनिधियों को चुन लिया। किसको चुन लिया, प्रतिनिधियों को चुन लिया। अब ये प्रतिनिधि मिलकर के क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। तो आखिर सरकार हुई किसकी, सरकार हुई जनता की, क्योंकि प्रतिनिधि किसने चुने, जनता ने। अगर जनता चाहे तो उन प्रतिनिधियों को वापस भी क्या कर सकती है, अगले चुनाव में बदल सकती है, अगर वो जनता के प्रति क्या रहेंगे, जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम इस शासन को क्या, इस शासन या इस सरकार को हम क्या कहेंगे, जनता द्वारा निर्मित सरकार कहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये जनता का ही शासन हो गया, क्योंकि जनता स्वयं क्या करती है, इस शासन को चलाती है। वो डायरेक्ट भाग नहीं लेती, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार क्या करती है, इस शासन को खुद चलाती है, खुद इसका निर्माण करती है। अगली जो विशेषता हम देखेंगे, तीसरी इसकी, लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं। अब देखो, साध्य और साधन का यह अर्थ समझना। साध्य का मतलब वो लक्ष्य जिसे आप क्या करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, है ना। तो लोकतंत्र शासन का क्या है, एक साधन है, ये साध्य नहीं। मतलब साध्य को आप समझ लिया कि वो लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। साधन, साधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या है, माध्यम है। क्या है, माध्यम है। तो इसके बारे में, यानी साधन किससे कहेंगे, जो साध्य को प्राप्त करने का जो माध्यम होता है, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, साधन कहेंगे। तो लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जा सकता। ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र में शासन को
कभी भी साध्य यानी जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य जो प्राप्त करना है, वो लक्ष्य नहीं माना जाता। लक्ष्य तो क्या है, साध्य तो क्या है, लोकतंत्र है। अपितु साधन को एक क्या माना जाता, शासन को क्या माना जाता है, एक साधन, वो माध्यम है। जो लोकतंत्र को क्या करेगा, चलाने का एक क्या है, माध्यम है। कौन, शासन। तो वो शासन एक क्या होगा, साधन होगा। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों, वो साध्य कौन से, लोकतांत्रिक साध्य हैं। तो उन लोकतांत्रिक जो साध्य है उनको प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, शासन का निर्माण किया जाता। तो शासन क्या हो गया, एक साधन है, यानी क्या है, एक माध्यम है। क्या माध्यम है, क्या प्राप्त करने का माध्यम है, लोकतांत्रिक साध्य प्राप्त करने का माध्यम है। निम्नलिखित साध्यों की प्राप्ति का लोकतांत्रिक साध्य कौन से, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके गौरव की रक्षा है, सबको समान रूप से न्याय प्राप्त हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, और सबको शासन, नौकरियों आदि में समान अवसर प्राप्त हो। तो ये क्या है, ये लोकतंत्र के क्या माने जाएंगे, साधन माने जाएंगे, है ना। सॉरी, अपने लोकतांत्रिक क्या है, साध्य हैं। और जिनको प्राप्त किससे किया जाएगा, इस शासन के द्वारा किया जाएगा। जिस शासन का निर्माण क्या किसके द्वारा किया जाएगा, जनता द्वारा। यही हमने दूसरे पॉइंट में देखा था कि जनता द्वारा निर्मित साधन। तो जनता जो शासन का निर्माण करती है वो किस लिए करती है, वो अपने लोकतांत्रिक साध्यों में, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, गौरव की रक्षा, सबके लिए समान स्तर का जो न्याय है आदि, इनकी प्राप्ति का। इसलिए इसके अलावा सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित है, सार्वजनिक कल्याण है, इनके संबंधित कार्य के लिए ही जनता क्या करती है, शासन का निर्माण करती है। अगला हम चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा हमारा पॉइंट है वो है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। यानी लोकतंत्र क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब जिम्मेदार है, क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, यानी उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वो जनता के प्रति क्या है, लोकतंत्र जिम्मेदार है। अगर वो जनता के प्रति यानी जिम्मेदारी का अपना निर्वहन नहीं करता है तो जनता उस शासन को क्या कर सकती है, बदल सकती है। यही लोकतंत्र है। आगे देखेंगे, लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व, लोक मतलब जनता का प्रभुत्व है। यानी यहाँ प्रभु कौन है, प्रभु स्वामी कौन है, यहाँ पर जनता है, मालिक। जनता चाहे तो स्वामी क्या सकता है, अगर जैसे एक नौकर है, नौकर सही तरीके से काम नहीं करता तो उसका मालिक उसको क्या करता है, बदल देता है। वैसे ही लोकतंत्र की जो मालिक कौन है, स्वामी कौन है, जनता है। अगर वो शासन उसके कहे अनुसार शासन नहीं चलाती है, वो शासन प्रणाली जनता की इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, तो जनता उसे क्या कर सकती है, बदल सकती है। यही सिद्धांत है लोक प्रभुत्व का सिद्धांत। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने राजस्थान की बात है, क्योंकि यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं रहती तो हर 5 साल में सरकार को क्या कर देती, बदल देती है। कभी कांग्रेस को लाती, कभी भाजपा को लाती है। तो इस तरीके से जनता के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी शासन क्या करता, पूरी नहीं कर पाता। इस कारण अगले चुनावों में जनता उसको क्या कर देती, बदल देती है। वैसे केंद्र स्तर पर हमने देखा कि जनता की जिम्मेदारी जब पूर्ण नहीं हो रही थी तो जनता ने जो मिलीजुली एक सरकारें थी वो सरकारें क्या करती थी, समय में सक्षम नहीं थी, तो सरकार ने फिर जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या कर दिया, एक सक्षम सरकार बना दी। तो ये सारी, इसमें प्रभुत्व किसके पास होता, जनता के पास। अगर अब ये सरकार जैसे काम नहीं करेगी, जनता की इच्छाओं पर खरी नहीं उतरेगी, जनता के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगी, तो क्या करेगी जनता, इस सरकार को भी बदल सकती है और किसी और जो सरकार है उसको बना सकती। तो यही है जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है इस लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इनकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनती है ना, सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनेगी तो और जनमत का सम्मान नहीं करेगी, यानी जिस इच्छा, जनमत की इच्छा का सम्मान नहीं करेगी, उसके उलट कानून बनाएगी, उसकी स्वतंत्रता यानी उसके अधिकारों पर हनन करेगी, उस पर चोट करेगी, सार्वजनिक हित के क्या करेगी, काम नहीं करेगी, तो ऐसी सरकार को जनता क्या करती है, जनता उसे बदल देती है। हम देखते हैं कि पिछली बार के अंदर सरकार ने ऐसा ही एक कानून लेकर आई थी, जिस कानून के अंदर क्या, जिसको काला कानून कहा गया, क्योंकि सरकार जनता का क्या करना चाहती थी, मुंह बंद करना चाहती थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को क्या करना चाहती थी, बोलने का मौका नहीं देना चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में जनता के बीच में बहुत गलत मैसेज गया और जनता ने उसको बदल दिया, क्योंकि वो सरकार क्या करती थी, जनमत का सम्मान नहीं करती थी,
जनता ने उसको चुना, जनता ने उसके अधिकार दिए, और उसने क्या छीननी प्रारंभ कर दी? जनता की स्वतंत्रता छीननी प्रारंभ कर दी। जनता की बोलने की स्वतंत्रता, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो किसी सोशल मीडिया के या किसी प्लेटफॉर्म पर वो किसी गवर्नमेंट जो कर्मचारी था उसके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकती, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकती। अगर ऐसा करता तो उसको सजा होती। तो ये क्या होती है? जनता के अंदर जो संविधान के अंदर जो स्वतंत्रता मिली, इस स्वतंत्रता को सरकार छीन रही थी। जनता बड़ी गुस्सा हो गई, क्योंकि सरकार ने जनमत का सम्मान नहीं किया और उनके सार्वजनिक हित के काम नहीं किए। तभी जनता क्या होती है? सरकार से खुश नहीं होती, उस शासन से खुश नहीं होती, और उस शासन या सरकार को क्या कर देती? जनता बदल देती है चुनावों के माध्यम से। यानी उसको क्या कर देती? फिर विपक्ष में बैठा देती है। कभी कभी तो उसकी जमानत भी क्या कर देती? जनता जब्त कर देती है। तो इस तरीके से जनता उस सरकार को, उस शासन को क्या करती है? सबक सिखाती है। पांचवा बिंदु देखेंगे, लोकतंत्र की विशेषताएं कौन सी? पांचवा बिंदु है, लोकतंत्र विकासशील शासन है। क्या है? विकासशील है, हमेशा वो उसका विकास हुआ है। समय के अनुसार क्या होता है? बदलाव होता है। यानी लोकतंत्र हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई मील का पत्थर नहीं है या कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। लोकतंत्र के अंदर समय के अनुसार उसमें क्या होते रहते? बदलाव होते रहते, समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल, जनता के अंदर हित के लिए उसमें क्या किए जाते रहते हैं? उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो आधुनिक काल के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई सारी अवस्थाओं के अंदर गुजरी है। उन्हीं अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। और जैसा वर्तमान में हम लोकतंत्र देखते हैं, वैसा प्रारंभ के अंदर लोकतंत्र नहीं था। प्रारंभ में ये क्या था? लोकतंत्र व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। कैसा लोकतंत्र था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। सब कुछ ये व्यक्ति से संबंधित बातें ही करता था, है ना। व्यक्ति की जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, उसकी समानता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, उसके अधिकार हैं, यानी सब कुछ उसका केंद्र बिंदु क्या होता था? इसमें व्यक्ति होता था। व्यक्ति के इर्द गिर्द ही बातें की जाती थी, इसके अलावा कोई बात नहीं की जाती थी। और बाद में ये क्या हो गया? उदारवादी लोकतंत्र के अंदर बदल गया था, जिसमें सभी पक्षों का क्या किया जाता था? ध्यान रखा जाता था, और सभी पक्षों के बारे में चिंतन किया जाता था, और उनको दृष्टिगत रखते हुए ही लोकतंत्र कार्य करता था। किसी व्यक्ति एक पक्ष को नहीं देखता था। और वर्तमान के अंदर ये क्या हो गया? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हो गया। अब इस लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? कि जनता के लिए लोक यानी जनता के लिए, कल्याण के लिए कार्य करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, है ना। किसी भी क्षेत्र में वो क्या करेगी? जनता के, लोक के कल्याण के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोकतंत्र विकास हुआ है। लोकतंत्र का क्या हुआ? विकास। तो इसलिए विकासशील शासन व्यक्तिवादी लोकतंत्र से ये उदारवादी लोकतंत्र बन गया, और उदारवादी लोकतंत्र से अब कैसा बन गया? ये लोक कल्याणकारी लोकतंत्र, या कह सकते हैं इसकी जो धारणा क्या होगी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो गया। इस लोकतंत्र का उद्देश्य जो जनता का क्या करे? अधिक से अधिक हितवर्धन करे। तो इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता तथा संवैधानिक शासन, यानी जो विधि या जिसे कानून कह सकते हैं, विधि के शासन पर ही क्या दिया था? बल दिया था। वो तो प्रारंभिक था जब हमने व्यक्तिवादी में देखा। वहाँ अब ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या करता है? समानता पर बल देता। यही तो उसके अधिक से अधिक कल्याण की बात है। अब वो कहता है कि सभी के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी लोगों को क्या की जाए? समानता प्रदान की जाए, सबको क्या किया जाए? न्याय प्रदान किया जाए। तो इस सिद्धांत को स्वीकार करने लगा, और इसी से अब क्या हो गया? ये लोकतंत्र जो क्या हो गया? लोकतंत्र कैसा? लोक कल्याणकारी राज्य में बदल गया। कैसा बदल गया? लोक कल्याणकारी शासन के अंदर ये बदल गया। तो इस तरीके से लोक कल्याणकारी जो राज्य की धारणा है वो उभर कर सामने आई। क्यों आई? क्योंकि अब जब लोकतंत्र को ये लगने लगा कि जनता की अभिव्यक्ति क्या? जनता की अभिव्यक्ति है कि उसे सामाजिक समानता प्रदान की जाए, सबको समान रूप से सामाजिक अधिकार प्रदान किया जाए, आर्थिक क्षेत्र में भी सबको उत्कृष्ट साधन उपलब्ध करवाए जाए। तो इन सभी बातों को लेकर के ही अधिक से अधिक कल्याण के काम की जाने लगी। और वर्तमान में भी सरकार क्या करती है? ऐसी आर्थिक योजनाएं बनाती है ताकि लोगों के अंदर क्या हो? आर्थिक समानता उत्पन्न हो, जो आय का, अमीरी गरीबी का जो अंतर है उसको मिटाएं, और जो सामाजिक रूप से भी पहले उनके साथ भेदभाव होते थे, उन भेदभावों को भी दूर करने का ये काम करती है।
तो इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो ये तो थी आपकी इसकी 5 विशेषताएं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के क्या होते हैं, 2 प्रमुख रूप होते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पूर्व में बात कर दी है। जो लोकतंत्र के हमने विभिन्न रूप देखे थे, उस रूप में इनके बारे में मैंने विस्तृत रूप से क्या कर दी है, बात कर दी। फिर भी थोड़ा इसके बारे में जान लेते। तो ये 2 प्रतिनिधि प्रजातंत्र के 2 रूप कौन से, एक तो संसदात्मक शासन है और एक अध्यक्षात्मक शासन। हालांकि पूर्व में मैंने बता दिया, फिर भी आपको इसके बारे में हम बता देते हैं कि आखिर संस्थात्मक शासन क्या है और अध्यक्षात्मक शासन क्या है। तो देखो, संस्थात्मक शासन प्रणाली के अंदर क्या होता है, कार्यपालिका है जो अपनी लोकतांत्रिक वैधता किससे प्राप्त करती है, विधायिका से प्राप्त करती है, और वो विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, यानी उसके प्रति जिम्मेदार होती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं दूसरे प्रकार में कि जो संसदात्मक शासन है या संसदीय प्रणाली है, इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। और इस प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और जो राज्य का मुखिया राष्ट्रपति तो नाम मात्र का मुखिया होता है, और जबकि वास्तविक मुखिया तो कौन होता है, या वास्तविक कार्यपालिका तो कौन होती है, प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल होता है। जैसे अपने उदाहरण के लिए अपने ब्रिटेन की शासन प्रणाली है, अपने भारत की शासन प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, हमारा प्रधानमंत्री जो देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, और जो राष्ट्रपति हमारा क्या होता है, जो संवैधानिक प्रधान होता है, यानी संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो देश के शासन की बागडोर है वो किसके हाथ में होती है, वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो ये तो थी आपकी कैसी, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी हम प्रणाली की बात करेंगे, वो प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है, या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है। तो इससे ठीक थोड़ी सी अलग है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें राज्य का प्रमुख, जो जिससे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं या राष्ट्रपति कहते हैं, वो क्या होता है, सरकार यानी कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। जबकि ऐसा हमने देखा संस्थात्मक नहीं होता। इसके अलावा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर कार्यपालिका अपनी जो लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती, जबकि संस्थात्मक क्या होता है, विधायिका पर निर्भर रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके अलावा क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और जो विधायिका एक दूसरे से यानी परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, एक दूसरे से अलग होते हैं। और इस प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, जबकि संस्थात्मक क्या होता है, राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्ति। तो कभी थोड़ा बताया मैंने डिटेल से, कभी विस्तृत कोई पूछ लिया कि संस्थात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन में क्या अंतर है, तो उसको भी इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी चुनाव हुए, आप देखते हो वहाँ का राष्ट्रपति ही क्या है, उसका राज्य का भी मुखिया है और वहाँ की सरकार का मुखिया है, जिससे सीधे वहाँ की जनता क्या करती है, चुनाव करती है। 2 तरीके से होता है, जिसमें एक तो पॉपुलर वोट होते हैं जो जनता से मिलते हैं, और दूसरा वहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज जिनका निर्वाचन जनता करती है, उनके मत के द्वारा। और जो संस्थात्मक शासन प्रणाली में जैसे प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है, तो उसका चुनाव कौन करती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से ही उसे चुना जाता है। तो ये काफ़ी कुछ परिवर्तन है, इनके बारे में आप ध्यान रखना। जबकि स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणालियों को क्या अपनाया गया है, मिश्रित रूप है। और विश्व में अगर कहीं प्रत्यक्ष शासन का भी अगर कहीं उदाहरण है, तो वो किस में मिलता है, इस स्विट्जरलैंड में ही मिलता है। हालांकि वहाँ के सिर्फ 5 कैंटनों में ही पाया जाता है, लेकिन फिर भी जो प्रत्यक्ष जो शासन है उसका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का रूप है, वो यहाँ पर पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।